नमस्ते बच्चों। 11th क्लास में अभी कोरोना के कारण स्कूल तो लग ही नहीं रहा है और 10th पास होने के बाद 11th में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि साहब स्कूल ही नहीं लग रहा है, पढ़ाई कैसी होगी? तो पढ़ाई की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं गवर्नमेंट से। जो वीडियो आ रहे हैं वो वीडियो बराबर बीच बीच में प्राचार्य महोदय आपको आपके ग्रुप में सेंड करते जा रहे हैं और हम लोग भी टेस्ट ले रहे हैं और आपको टेस्ट कॉपी बनाने के लिए भी कहा है। थोड़ा सा एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो आप टेस्ट कॉपी बना रहे हैं ना, वो एक रजिस्टर के रूप में होना चाहिए। रजिस्टर लगभग आपका इतना बड़ा रजिस्टर होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। 10th क्लास में आप छोटी छोटी कॉपी यूज करते थे, वो यूज नहीं करना है। अब प्रश्न ये है कि साहब बोले ये इतना बड़ा रजिस्टर, ऐसा बड़ा साइज का रजिस्टर, सर हमने तो छोटी कॉपी खरीद ली, वो रफ में काम आ जाएगी, अभी काम आ जाएगी नहीं, नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगी। हम लोग इसमें लिखने के लिए बच्चों की आदत इसलिए डालते हैं कि इसी साइज के आपके उत्तर पुस्तिका आती जब आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो इसमें लिखने की जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो हैं इस बात का ध्यान रखें कि रजिस्टर का साइज लगभग इतना बड़ा होना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस इसमें बनी रहे। और अकाउंटेंट व्यवसाय अध्ययन में तो 4-5 पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। आप कितने में मुझे भी ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा। आज से ही वीडियो फिर से की बनाना शुरू किया हूँ, तो अकाउंट में ही आते हैं हम, क्योंकि बेस यही है जिनने भी अकाउंटेंसी लिया। लेखांकन सिद्धांत, लेखांकन सिद्धांत है क्या, ये बात समझनी पड़ेगी। वो सिद्धांत होते क्या है? सिद्धांत जो है बेटे, वो एक ऐसा अकाट्य सत्य होता है, माने ऐसा सत्य जिसे काटा ना जा सके, उसे ही हम सिद्धांत कहते हैं। और अकाउंटेंसी में भी कुछ ऐसे ना काटे जाने वाले सिद्धांत हैं, बातें हैं, जिन्हें लेखांकन सिद्धांत के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये मन में उठता होगा कि सर ये नई चीज है। ऐसा कुछ नहीं। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, सभी के यहाँ पूजा पाठ चल रही होगी अलग अलग प्रकार से, लेकिन लगभग मैंने अधिकांश लोगों के यहाँ देखा कि अष्टमी के रोज हमारे यहाँ पर कुल देवी की पूजा हम लोग करते हैं और सभी लोग करते हैं। आप लोगों से पूछें, साहब ये पूजा आप क्यों करते हैं, धूप क्यों जलाते हैं, दीप क्यों जलाते हैं, आरती क्यों करते हैं, तो आप बोलोगे साहब प्रभु भक्ति की। नहीं भाई, बेसिक बात बताइए। एक जवाब और निकल के आएगा कि साहब हमारे पुरखों के समय से हम लोग ये मानते चले आ रहे हैं, इसमें क्यों और क्या से मतलब नहीं है। हम पुरखों के समय से हमारे यहाँ ये रीत चली आ रही है, तो ये क्या हो गई? मान्यता। कि ये मान्यताएं जो हैं ये बदलती नहीं है। जैसे हिंदी साइड में हमारे यहाँ हम लोग बहन की पूजा करते हैं, माँ बाप भी बहन को, जो अपनी बच्ची को जो है उसका पांव पूजते हैं, तो उसे हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं। अब इसके पीछे कोई पूछे क्या, क्यों,
तमिलनाडु में तो ऐसा नहीं होता, आपके यहाँ क्यों होता है? तो उन्होंने बोले साहब हमारे यहाँ का सिद्धांत है ऐसा, हमारे परिवार का सिद्धांत है, हमारे बुजुर्गों का सिद्धांत है। वो सिद्धांत तो काटा ही नहीं जा सकता ना, तो वो अकाट्य सत्य हुआ, और उसी अकाट्य सत्य को हम क्या कहते हैं? सिद्धांत। बड़ी सरल तरीके से मैंने आपको बात समझाई। अब प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया कि बोले साहब लेखांकन सिद्धांत क्या है, तो आप लिखेंगे कि लेखा शास्त्र के ऐसे अकाट्य सत्य जिन्हें नकारा नहीं जा सकता, उन्हें ही हम लेखांकन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। परिभाषा लिख देंगे आप। इतनी बात आपको सबको समझ में आई। अब मान्यताएं जो हैं वो भी ऐसी हैं। अब मैं आता हूं आपको कि क्या क्या सिद्धांत हैं और क्या क्या मान्यताएं आपकी पुस्तक में दी हुई है। पहले नंबर की पहले मैं मान्यता बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं सिद्धांत बताऊंगा, क्योंकि एक दो सिद्धांत के लिए मेरे को आपको गणित करके दिखाना पड़ेगा। उसकी मेथड निकाल लिया हूं मैंने, हो सकता कल से मैं आपको बताऊं। और जो सिद्धांत में गणित करके नहीं दिखाना है वो सिद्धांत आज ही बता दूंगा मैं। बाकी जिन सिद्धांतों में गणित करके दिखाना है वो एक ही है, वो कल मैं आपको करके दिखाऊंगा। भले 2-3 मिनट का वीडियो मैंने जरूर डालूंगा। पहली दी हुई है मान्यता चालू व्यवसाय की मान्यता। चालू व्यवसाय की मान्यता में यह स्पष्ट किया गया है कि जब कोई भी व्यापारी अपना व्यापार प्रारंभ करता है, यही लिखना है आपको, चालू व्यवसाय की मान्यता 2 बिंदु डैश। प्रश्न क्या आएगा? चालू व्यवसाय की मान्यता को समझाइए। आप लिखेंगे चालू व्यवसाय की मान्यता 2 बिंदु डैश। जब कोई भी व्यापारी अपने व्यापार को प्रारंभ करता है तो वह यह सोचकर ही व्यापार प्रारंभ करता है कि उसके द्वारा शुरू किए गए, प्रारंभ किए गए व्यापार की समय अवधि लंबी होगी, काफी लंबे समय तक के वह व्यापार चलाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब वो अपनी लेखा पुस्तकें बनाता है, लेखा जोखा करता है बही खातों में, तो वो यदि भवन खरीद रहा है तो वो भवन का लेखा भी करेगा, फर्नीचर खरीद रहा है तो फर्नीचर का लेखा भी करेगा। तो ये लेखा कर क्यों रहा है? उधारी दे रहा है तो उधारी का भी लेखा करेगा। उधार लेकर आ रहा है तो उसका भी लेखा करके रखेगा। वो ये लेखा इसलिए करके रखता है क्योंकि वह जानता है कि उसका व्यापार लंबे समय अवधि तक के चलता रहेगा। इतना उसमें आपको लिखना है। बड़े सरल शब्दों में बताया, पुस्तक में कठिन दिया हुआ है, और ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद आपका आता है निरंतरता की मान्यता। निरंतरता की मान्यता, देखिए इसमें पुस्तक में तो काफी, जब लिखोगे आप निरंतरता की मान्यता पुस्तक से, आप कॉपी में जब उतारोगे तो लगभग रजिस्टर के 1.5 पन्ने भर जाएंगे और आएगा 3 नंबर में। तो इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते। मैं बहुत सरल और संक्षिप्त में इसमें आपको बताता हूं। निरंतरता की मान्यता का क्या है स्पष्ट कीजिए। आंसर आएगा निरंतरता की मान्यता 2 बिंदु डैश। देखिए व्यापार में हिसाब किताब लिखने के अलग अलग पद्धति है, तरीके। पुराने जमाने में व्यवसाय का लेखा जोखा जो है वो बही खातों में किया जाता था। व्यापारी जो पुराने जमाने के थे, आज भी आप सुनारों के यहाँ चले जाओ, सोने चांदी की दुकान वालों के यहाँ चले जाओ, लंबी लंबी बहियां मिलेंगी आपको, मखमल में जड़ी हुई, ऊपर रखी रहती।
देखना कभी आप। तो वो आज भी भारतीय पद्धति से लेखा करते हैं। हमारे यहां पर दूसरी अंग्रेजी पद्धति, उससे भी लेखा होता है, जिसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, उससे भी लेखा होता है। और तीसरी पद्धति रोकड़ पद्धति। तो लेखांकन की ये पद्धति है। और चौथी एक पद्धति और बता रहा हूं आपको, इकहरा लेखा प्रणाली। आपके मोहल्ले में किराना दुकान होगी, उसमें देखा होगा आपने। किराना दुकान आप गए, इतनी लिस्ट बना के लेके गए, उधारी वहां चलती है, वो उसको दे दिया, उसने उठा के आपको सामान दे दिया, उसने रजिस्टर खोला, रजिस्टर में आपका नाम का पन्ना होगा, उसमें उतना सब उतार दिया, आपने सामने देख के देख लिए कि भैया कम ज्यादा नहीं उतार रहा है, और अपना सामान लेकर आ गए। महीना पूरा हुआ, उससे पूछ लिए, आपका पन्ना खोल के देखेगा, उसका टोटल लगाएगा, आप पैसे दे देते, उसी में वो जमा कर देता। तो ये अवैज्ञानिक तरीका है। ये पद्धति को कानून से मान्यता प्राप्त नहीं है। तो चार पद्धतियां हमने देखी। एक तो हमारी भारतीय पुरानी लेखा पद्धति, नंबर 2 अंग्रेजी या दोहरा लेखा प्रणाली, नंबर 3 रोकड़ प्रणाली, नंबर 4 इकहरा लेखा प्रणाली। ध्यान रखिएगा आप, ये प्रश्न आता है लेखा करने की कितनी प्रणालियां होती हैं, तो आप ये 4 प्रणाली बताएंगे। एक प्रश्न आपका अलग हो गया। चलिए अब मेन विषय में आते हैं, निरंतरता की मान्यता में। तो आपको इसमें लिखना है कि लेखा पुस्तकों में लेखा करने की अनेक प्रणालियां होती हैं। व्यापारी को लेखा करते समय सोच समझकर ही लेखा करना चाहिए कि उसे कौन सी प्रणाली अपनानी। उसने यदि एक बार अंग्रेजी प्रणाली से लेखा करना प्रारंभ कर दिया है तो वो बार बार प्रणाली ना बदले। 2 साल अंग्रेजी लेखा प्रणाली से लेखा किया, फिर बोले नहीं नहीं साहब अब तो हम बही खाता में लिखेंगे, तो इससे हिसाब किताब करने में परेशानी पैदा होगी। इसलिए बार बार व्यापारी को अपने लेखा प्रणालियों को बदलना नहीं चाहिए, ताकि हिसाब में एक रूपता समरूपता बनी रहे। बस इतना आपको उसमें लिखना है। इसके बाद तीसरी मान्यता जो है वो है उपार्जन की मान्यता। अब उनने बोले साहब उपार्जन, प्रश्न शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम साहब, उपार्जन क्या होता है। उपार्जन माने पाना, शब्द का अर्थ है। अब उपार्जन की मान्यता क्या है, प्रश्न हुआ। देखिए आपकी खुद की दुकान है, अभी आपको प्रश्न का उत्तर नहीं बता रहा हूं, सरल शब्दों में बात को समझा रहा हूं। आपकी खुद की दुकान है, उस दुकान में एक ग्राहक आया, ठीक है, और उसने बोला साहब 2 किलो शक्कर दे दीजिए। आपने उठा के नाप के 2 किलो शक्कर दे दिए और वो चला गया। क्या आपके पास उसने पैसे दे के गया? नहीं दिया। तो क्या ये मान लिया जाए कि आपको आय हुई है, इनकम हुई है? क्या ऐसा मान लिया जाए? तो यहां प्रश्न यही उठता है कि आय हुई है या उपार्जन हुई है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए एक ग्राहक आया, उसने हमारे को 60 रुपए दिया, हमने उठा के उसको 2 किलो शक्कर दे दी, पैसा आया, माल गया, तो ये तो उपार्जन दिख रहा है। तो अब इस पे कैसे लिखेंगे आप उपार्जन की मान्यता में? उपार्जन की मान्यता में आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि लेखा शास्त्र में यह स्पष्ट किया गया है कि लेखा पुस्तक में उपार्जन तभी मान लिया जाता है जब माल का हस्तांतरण
दुकानदार द्वारा कर दिया जाता है, माने दुकानदार ने ये माल सामने वाले के सुपुर्द कर दिया, तो उसे उपार्जन मान लिया जाएगा, पैसे मिले हो या ना मिले हो। पैसे मिल गए हैं तो हम उसको नगद सौदा कह देंगे, और पैसे नहीं मिले हैं तो हम उसको क्या कह देंगे, उधार सौदा। इसे ही हम उपार्जन की मान्यता कहते हैं। आशा है कि आपको तीनों मान्यताएं बड़े आसानी से समझ में आई होगी, और इसमें जो सिद्धांत हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। टाइम भी काफी हो रहा, रात की 11 बज रहा है, तो माने ये मान के चलिए कि श्री गणेशाय नमः हो गया है। अब आपको वीडियो प्राप्त होते चले जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि ये वीडियो जब आपके ईमानदारी से आपको प्राप्त होंगे ना, तो उसी ईमानदारी से आपको अपनी कॉपी में हल भी करना है। हमको टीचर का दोस्त तो मिलने लगता है कि अरे सर आपने तो बोला था कि हम ऑनलाइन वीडियो आपको भेजेंगे, आप तो बना ही नहीं रहे सर, जवाब दो सर, जवाब मांगने लगते हैं, है ना। लेकिन हम वास्तव में खुद भी उतनी मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारे को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। तो आपको अब ये जो है वीडियो निरंतर मिलेंगे, जितनी भी हो सकेंगे। मैं स्कूल खुलने के पहले आपको काफी कुछ चीजें समझा दूंगा अकाउंटेंसी की, और व्यवसाय अध्ययन में मैं इसलिए और वीडियो लेट बनाऊंगा क्योंकि 4-5 अध्याय ऑलरेडी अपन ने लॉकडाउन के समय ही बना लिए थे, तो अभी अपन 6वें अध्याय से ही शुरू होंगे, देखना पड़ेगा उसको, है ना। तो उसकी भी पढ़ाई शुरू कर देंगे अपन। और आज तो काफी 12वीं के वीडियो बना है 20, 25, 30 मिनट का, फिर ध्यान आया कि आपका भी वीडियो बना ही दिया जाए, है ना। तो कल आपको पूरा पर्याप्त समय देंगे हम, और लेखांकन सिद्धांत वाला जो चैप्टर है पार्ट 1.2 पूरा की पूरा हम आपका समाप्त कर देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब 1.2 अध्याय समाप्त हो जाएगा तो पुस्तक के पीछे जो आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उनके उत्तर भी दिए होंगे, इनको समझकर आप अपनी कॉपी में हल कर लेंगे। और रही बात प्रश्नोत्तर की, तो प्रश्नोत्तर तो मैं ही करवा रहा हूं आपको। जैसे 3 मान्यताएं बताई तो तीनों मान्यता के प्रश्न बना दिया, वही हमारे उत्तर बन गए। तो चैप्टर भी हम समझ रहे हैं सरल शब्दों में, और प्रश्नों के उत्तर भी हमारे तैयार हो रहे हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे।